हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। इस समय एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन आ रहा है कि एमपीपीएससी जो एस्पिरेंट्स हैं उनको पटवारी के एग्जाम की तैयारी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यदि करना चाहिए तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, दो कंडीशन है। यदि आप एस्पिरेंट हैं और आपका जो गैप है थोड़ी ज़्यादा हो गया, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली हो ही गया होगा, बिकॉज यदि मान लीजिए आप 2019 से तैयारी कर रहे हैं तो 2019 का एग्जाम ही अभी मेंस उसका नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन तो डेफिनेटली काफी डिले हो गया है। यदि इन केस आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो उस कंडीशन में बात अलग है, लेकिन यदि आपका गैप 3-4 साल का हो चुका है, 5 साल का हो चुका है, तो उस कंडीशन में आपको पटवारी के एग्जाम की तैयारी करना चाहिए यदि आपके पास कोई जॉब नहीं है। देखिए, मैं उन लोगों को सजेस्ट नहीं करता पटवारी एग्जाम की तैयारी करने के लिए जिनके पास बाई डिफॉल्ट 25-30 हज़ार की जॉब है। तो उस कंडीशन में वो एमपीपीएससी की तैयारी जो वो ऑलरेडी कर रहे हैं उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अपनी जॉब प्रोफाइल को सडनली चेंज करने की जरूरत नहीं। जैसे बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो बेसिकली जो ग्रामीण बैंक्स हैं वहाँ पे एज ए क्लर्कियल पोजीशन में है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको जॉब चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो प्रोफाइल आपकी चल रही है एटलीस्ट वहाँ पे आप थोड़ी कंफर्ट जोन आपको बन चुका है, आपको थोड़ा टाइम मिल जाता होगा तैयारी करने के लिए, तो उस कंडीशन में आपको अलग से एडवेंचर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन कैंडिडेट्स के पास में कोई जॉब नहीं है उन्हें पटवारी एग्जाम की तैयारी जरूर करना चाहिए, बिकॉज गैप को जस्टिफाई करना भी एक मुश्किल काम होता है। तो यहां पर आप पटवारी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। एक वन डे एग्जाम है, इसको क्लियर करना एज कंपेयर टू एमपीपीएससी काफी आसान है। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफी ज्यादा होती हैं, तो डेफिनेटली आप पटवारी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास 25-30 हज़ार रुपए की सैलरी का एक बंदोबस्त आता है, तो उस कंडीशन भी ठीक है। सेकेंड थिंग इज दैट, क्या पटवारी का एग्जाम जो है, पटवारी की जॉब अच्छी है। देखिए, प्रशासनिक अधिकारी में पटवारी ग्राउंड लेवल का पहला अधिकारी होता है। पटवारी के बाद प्रमोट होकर आप आरआई बन जाते हैं। आरआई के बाद आप नायब तहसीलदार बन सकते हैं। उसके बाद आप तहसीलदार ही बन सकते हैं। तो कई बार ऐसा देखा है, तहसीलदार का जो आपका जो प्रभार है कई बार आपको दिया जाता है लास्ट क्लास में रिटायरमेंट के पहले। तो देखा जाए तो यहाँ पर एक डिसेंट पोजीशन मिल जाती है। कई बार डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं पटवारी से नायब तहसीलदार के लिए, सीधे सीधे डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, तो उसके द्वारा सीधा का सीधा आप नायब तहसीलदार बन सकते हैं। हालांकि डिपार्टमेंटल एग्जाम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होते हैं, लेकिन हो सकता है आप लकी हो, आपके टाइम में ही हो जाए डिपार्टमेंटल एग्जाम, तो उस कंडीशन में आप नायब तहसीलदार बन सकते हैं। यदि तुरंत आप नायब तहसीलदार बन जाते हैं 2-4 साल 6 साल के अंदर, तो आप एसडीएम तक भी बन सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज आर एवरीवेयर, कुछ भी हो सकता है। तो एक पटवारी से भी आप प्रमोट होते 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 एसडीएम तक जा सकते हो, दैट्स द पॉसिबिलिटी, यदि डिपार्टमेंटल एग्जाम देने का मौका मिलता है, यदि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है डिपार्टमेंटल एग्जाम की पॉसिबिलिटी क्रिएट करती है, तो उस कंडीशन में पटवारी की जॉब बढ़िया जॉब है। यदि आपको ये जॉब मिलती है तो डेफिनेटली आप इस जॉब से भी काफी ज्यादा एक्सेलरेट कर सकते हैं। और हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी पटवारी हैं, बाय डिफॉल्ट दे आर द पटवारी, और पटवारी के साथ में वो ये वाला एमपीपीएससी जो मेंस होने वाला है 2021 का, वो ऑलरेडी लिख रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि पटवारी के एग्जाम के साथ में इतनी तैयारी आप बड़े आराम से कर सकते हैं। थोड़ा सा मैनेजमेंट करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, लेकिन पटवारी के एग्जाम के साथ भी आप एमपीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं और एमपीपीएससी में सिलेक्शन ले सकते हैं। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट है, मुश्किल है, बिकॉज पटवारी में इस समय जो वर्कलोड है थोड़ी बढ़ गया है, बिकॉज बहुत सारा जो लैंड रिकॉर्ड्स उसको मेंटेन करना पड़ता है, तो थिंग्स आर नॉट दैट इजी। लेकिन फिर भी आप चाहें तो यदि आपने जो आपके अथॉरिटीज हैं उनसे थोड़ी बात करके या तो उनका कोऑपरेशन आपको मिलता है तो थोड़ा टाइम आप निकाल सकते हैं। दिन में यदि आप 3 से 4 घंटे भी एमपीपीएससी के लिए निकालते हैं तो पटवारी बनने के बाद भी आप एमपीपीएससी की तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास कोई फिलहाल जॉब नहीं है, 25-30 हज़ार की बंदोबस्त नहीं है, तो उनके लिए प्रॉपर तरीके से पटवारी की तैयारी उनको करना चाहिए। और पटवारी में सिलेक्शन लेकर भी एमपीपीएससी की तैयारी की जा सकती है, ये इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी जॉब है, 30-35 हज़ार 40 हज़ार रुपए उन्हें अदर रिसोर्सेज से मिल रहे हैं, तो उन्हें फिर अलग से पटवारी के लिए एडवेंचर करने की जरूरत नहीं है। वो लोग अपनी एमपीपीएससी की तैयारी को कंटिन्यू रखें। दिस इज माय एडवाइस फॉर यू। नाउ यदि आप इन केस एमपीपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो पटवारी के एग्जाम को कैसे मैनेज करेंगे, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, क्योंकि एमपीपीएससी एग्जाम भी मई में है। पटवारी का एग्जाम जो है उसमें थोड़ी गैप है, लेकिन फिर भी इतना गैप नहीं है कि आप उसकी तैयारी बड़े आराम से कर सकें, बिकॉज पटवारी के एग्जाम के बाद में एमपीपीएससी के लिए शायद उतना टाइम ना मिले, दैट्स द पॉसिबिलिटी। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, तो आज थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट का जो टॉपिक है उसमें थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, टाइम मैनेजमेंट का कुछ ये हिसाब है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉमन है। जैसे एमपीपीएससी की बात करें तो एमपीपीएससी में जो हिंदी का पेपर होता है, तो हिंदी का पेपर और पटवारी में जो हिंदी का टॉपिक है वो लगभग सेम है। तो यदि आप यहाँ पे हिंदी तैयार करते हैं तो बाय डिफॉल्ट एमपीपीएससी का जो मेंस का पेपर है हिंदी का, वो बाय डिफॉल्ट आपका तैयार हो जाएगा। सेकेंड थिंग इज दैट
देखिए, अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, टाइम अलॉटमेंट करना पड़ेगा। कुछ टाइम आप एमपीपीएससी के लिए अलॉट करिए, कुछ टाइम आप पटवारी के लिए अलॉट करिए। अब देखिए, कुछ टाइम ऐसे होते हैं जिस टाइम पे आपका आई मीन बेस्ट आवर कौन सा है, एवरेज आवर कौन सा है, मतलब ऐसा कुछ ऐसे घंटे होते हैं जहां पे आपका बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आता है, कुछ ऐसे घंटे होते हैं जहां पे आपका एवरेज परफॉर्मेंस निकल के आता है, कुछ घंटे ऐसे होते हैं जहां पे आपको नींद सी आ रही होती है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा होता है। तो इस तरह से अपने टाइम को 3-4 पार्ट में डिवाइड करिए। उस टाइम को डिवाइड करने के बाद में वैसी सब्जेक्ट को पढ़िए जिस तरह के आपका टाइम अलॉटमेंट हुआ है। जैसे मान लीजिए पटवारी में आपको जो सिलेबस कवर करना पड़ेगा, उसमें कुछ चीजें आपको जो टिपिकल चीजें हैं, टिपिकल टॉपिक्स हैं, उनको अपने बेस्ट आवर में आप अलॉट कर दीजिए। एमपीपीएससी की बात करें तो एमपीपीएससी का चूंकि आपने पहले भी तैयारी हल्की कर रखी होगी, तो यहां पर प्रयास करें, चूंकि अभी 21 मई को एग्जाम होने वाला है, तो आपके पास पर्याप्त टाइम है। तो मैं सजेशन सभी को दूंगा अगले 3 महीने तक आप प्रॉपर तरीके से मेंस की तैयारी करें। तो आप ये कह सकते हैं कि जनवरी को आप मेंस पेपर 1 को अलॉट कर दें, फरवरी के लिए मेंस पेपर 2 को अलॉट कर दें, सॉरी दिसंबर को आप पेपर 1 के लिए अलॉट करें, जनवरी को पेपर 2 के लिए, और फरवरी को पेपर 3 के लिए अलॉट कर दें। पटवारी एग्जाम उसी टाइम पे आप दें प्रॉपर तरीके से। उसके बाद में आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स की फुल फ्लेजेड तरीके से तैयारी करें। क्योंकि एमपीपीएससी का जो 3 पेपर स्टार्टिंग के हैं, जीएस पेपर 1 जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी कवर होती है, जीएस पेपर 2 जिसमें मोस्टली पॉलिटी और इकोनॉमी कवर होती है, पेपर 3 की यदि हम बात करें तो इसमें मोस्टली आपका जो पोर्शन कवर होता है वो है साइंस एंड टेक का। ये 3 पेपर जब आप तैयार करते हैं तो इससे बेसिकली आपके प्रीलिम्स का भी एक मेजर पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। तो यहां पर आपको प्रीलिम्स की बाद में तैयारी को एक्सेलरेट करने में काफी आसानी होगी, है ना। तो इस तरह से आप टाइम मैनेजमेंट थोड़ी करें। तो यहां पर जो बेस्ट आवर्स हैं, एवरेज आवर्स हैं, या जो लो परफॉर्मिंग आवर्स हैं, उस तरह से आप 3 प्रकार के आवर्स को आप यहां पर एक प्रकार से डिवीजन बनाइए और उसमें अलग अलग सब्जेक्ट को अलॉट करिए। जैसे जिन आवर्स में आपको प्रॉपर तरीके से नींद आ रही है, जैसे मान लो बहुत अच्छे वर्किंग आवर नहीं है, जैसे यूजुअली देखा जाता है, तो आपको हर किसी का अपना अलग अलग होता है। कुछ लोग रात को पढ़ते हैं, कुछ लोग सुबह पढ़ते हैं, कुछ लोग दोपहर में पढ़ने के आदी होते हैं। जो भी टाइम, चूंकि हर किसी के लिए फिक्स टाइम रूटीन हम बता नहीं सकते, हर किसी का टाइम वर्किंग टाइम अलग तरीके से होता है। लेकिन यस, जो आपका लो परफॉर्मिंग आवर्स होते हैं उसमें आप ये कर सकते हैं कि वहां पर आप करंट अफेयर जैसी चीजों को पढ़ सकते हैं। तो करंट अफेयर की चीजों को पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। या इनके अलावा जो एवरेज वर्किंग आवर्स होते हैं वहां पर आपको बेसिकली बाकी चीजें आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि सपोज आपके ऐसे टॉपिक्स जिसमें आपको इंटरेस्ट भी है और साथ में वहां पे बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने, जैसे हिस्ट्री के टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने होते हैं। इसके अलावा पॉलिटी के टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने होते हैं। तो ऐसे टॉपिक ऐसे टाइम पे आप ये चीजें पढ़ सकते हैं। जो आपका बेस्ट वर्किंग आवर होता है वहां पे जैसे आप एप्टीट्यूड के क्वेश्चन लगा सकते हैं। मैथ्स का जो एप्टीट्यूड है उसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है, बड़ा ऑब्वियस सी बात है। तो उस चीज को करने में आपको प्रयास करें कि बेस्ट वर्किंग आवर में आप लगाएं। इसके अलावा ज्योग्राफी जैसे टॉपिक जो आप पढ़ते हैं तो वहां पर भी आपको, चूंकि ज्योग्राफी थोड़ी टेक्निकल सब्जेक्ट है तो उसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है। इकोनॉमी के टॉपिक ऐसे होते हैं जो थोड़ा टेक्निकल टॉपिक्स हैं तो उसको पढ़ने के लिए दिमाग ज्यादा लगाने पड़ते हैं। तो इस तरह से जो बेस्ट वर्किंग आवर है वहां पे इन सब्जेक्ट को आप पढ़ सकते हैं। लेकिन यस, जो टाइम मैनेजमेंट आप करेंगे वहां पे 3 प्रकार के घंटों को आप डिवीजन बनाएं और उस 3 प्रकार के घंटों में सब्जेक्ट को उसी प्रकार से उसमें अलॉट करें, है ना। दूसरी बात मैं एक चीज और कहूंगा, एक दिन में बहुत सारी सब्जेक्ट को पढ़ने की हैबिट ना डालें। जैसे मैंने ये बताए हैं कि हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, पॉलिटी पढ़ सकते हैं एवरेज वर्किंग आवर में, लेकिन डेली आप हिस्ट्री पॉलिटी दोनों साथ में पढ़े ऐसा जरूरी नहीं है। आप प्रयास करें कि दिन में मैक्सिमम 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़ें। ऐसा ना करें कि दिन में आपने 6-7 सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर दिया। दिन में 2 से 3 सब्जेक्ट ही पढ़ें, उसको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करें, उसके बाद में नई सब्जेक्ट को चूज करें। लेकिन यस, इसी दौरान में आप रिवीजन वाला पोर्शन को भी आप थोड़ा स्ट्रेंथन करिए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सिलेबस कंप्लीट करने में तो एक्सपर्ट होते हैं लेकिन रिवीजन वाले पोर्शन में हम कमजोर होते हैं। तो प्रयास करें रिवीजन भी टाइमली किया जाए, रिवीजन में एक्सपर्टीज डेवलप किया जाए और प्रयास करें कि रिवीजन जो है उसको एक फिक्स टाइम इंटरवल पे ही किया जाए। कोई ऐसा टाइम एवरेज वर्किंग आवर बना लीजिए जहां पर आपको रिवीजन ही करना है। ये फिक्स बना लीजिए कि इतना पोर्शन को हमको रिवाइज करना है, लेकिन साथ में पढ़ाई करते करते, जैसे मैं आपको अक्सर बोलता हूं, रिवीजन करने के लिए सबसे ईजी तब पड़ता है जब आपके पास होते हैं शॉर्ट नोट्स। तो पढ़ाई करते वक्त इस चीज को इंश्योर करिए कि शॉर्ट नोट्स भी साथ बनाते चले, जिससे आपको चीजों को रिवाइज करने में आसानी हो। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं? शॉर्ट नोट्स का मतलब यह है कि जो चीजें आपको याद है वो चीजें शॉर्ट नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। जहां पे कंफ्यूजन होता है उन चीजों को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैनी ऑफ द टाइम्स दैट कि लोगों को मान लीजिए कंफ्यूजन होता है, जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, एनडीपी क्या होती है, तो वो चीजें अपनी कॉपी में लिख सकते हैं कि हाँ
इनका आपस में कन्वर्जन कैसे करते हैं, सच काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन राइट। कई बार स्टेट की जीडीपी कितनी है, स्टेट की जीडीपी में अलग अलग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, केंद्र की जो जीडीपी है वो कितनी है। इसके अलावा कई बार क्वेश्चन आते हैं जैसे कि मनरेगा में कितना बजट एलोकेट किया गया है। ऐसे क्वेश्चन जो है कई बार यहाँ पे कंफ्यूजन होते हैं, तो ऐसी चीजों को आप शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हैं, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक। जो भी कंफ्यूजन जहां पे होते हैं उनको अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिए। जहां पे कंफ्यूजन नहीं है, जहां पे क्लियर कट आपके पास इंफॉर्मेशन है, उसको आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं। जैसे कई बार लिखते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो स्कीम होती है जहां पे केंद्र सरकार का 100% कंट्रीब्यूशन होता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो स्कीम होती है जहां पे केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन एक रेशियो में होता है। ऐसे मान लीजिए कोई भी स्कीम यदि हम लेते हैं, जैसे अभी आयुष्मान भारत योजना की बात करें तो वहां पे केंद्र सरकार का 60% कंट्रीब्यूशन है, स्टेट गवर्नमेंट का 40% कंट्रीब्यूशन है। तो ऐसी चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है। यदि आपको कंफर्म पता है कि हाँ सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या है, तो उसमें आपको अलग से लिखने की अपनी कॉपी में जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसी चीजें जहां पे कंफ्यूजन हो रहा है उनको अपनी कॉपी में प्रॉपर तरीके से लिखें, जिससे रिवीजन करने में जब आप किसी चीज को 8-10 बार रिवीजन करते हो तो वहां पर आपको चीजें क्लियर कट आपके दिमाग में फिक्स जाती हैं और फिर बाद में वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता एग्जामिनेशन हॉल में। ऑलराइट, तो आई एम श्योर यू गॉट द पॉइंट कि आपको किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करना है। एमपीपीएससी एस्पिरेंट को पटवारी की तैयारी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आई एम श्योर आई रिप्लाइड द क्वेश्चन। यदि आपके पास फर्दर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है रामशौर्य एमपीपीएससी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भी क्वेरीज है, डाउट्स है, आप यहां भी आके कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं आप उस पर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। दैट्स ऑल, थैंक यू।